Watch this video of G Salal where he is explaining how to train the lateral head of the triceps, but it is full of blunders. और लेटरल हेड की एक खास बात यहाँ पे ये है कि किस तरीके के मूवमेंट में ये ज़्यादा फंक्शन करता है। जब भी आपका शोल्डर और एल्बो साथ में मूव करेंगे, ठीक है, शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट और एल्बो जॉइंट का मूवमेंट साथ में होगा, तब ये आपका लेटरल हेड थोड़ा ज़्यादा एक्टिवेट होगा। His training principle is absolutely rubbish and baseless. I'll dissect it one by one. लेटरल हेड के लिए देखो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, वी हैंडल केबल में। अब यहाँ पे इस मूवमेंट में आपका शोल्डर का मूवमेंट नहीं होगा, यानी कि शोल्डर आपके लॉक पोजीशन में होंगे आपके ये एल्बोज के साथ। जी सलाल का पहला ब्लंडर है उनका लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी, मतलब वो अपनी ही ट्रेनिंग फिलॉसफी के साथ लॉजिकली इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं। उनका ट्रेनिंग मंत्र था कि अगर हमें लैटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स को ज़्यादा ट्रेन करना है तो हमें शोल्डर और एल्बो दोनों पे साथ में मूवमेंट करनी है। फिर उन्होंने एक ऐसी एक्सरसाइज चूज की जहाँ पे वो अपना शोल्डर स्टेबलाइज कर दे रहे हैं और सिर्फ एल्बो जॉइंट को मूव कर रहे हैं। सो वो अपने ही थॉट्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज अ पॉलिसी कॉल्ड एज लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी। नाउ लेट्स वॉच द सेकंड मिस्टेक ऑफ जीत सलाल। पहली एक्सरसाइज आपने सुपिनेटेड करी, बिल्कुल ठीक है। The position of forearm which Jeet Salal is showing is actually pronated position, not the supinated one. And actually here he is referring to close grip barbell bench press, an exercise which he did earlier. But still, even in this position, forearm will be called as to be in pronated position, not the supinated one. Now let's move to third mistake of Jeet Salal, where he is referring to his training principle. जब भी आपका शोल्डर और एल्बो साथ में मूव करेंगे, ठीक है, शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट और एल्बो जॉइंट का मूवमेंट साथ में होगा, तब ये आपका लेटरल हेड थोड़ा ज्यादा एक्टिवेट होगा। इस क्लिप में जीत सलाल ने न ही कोई लॉजिक दिया है, न ही कोई एविडेंस कि कैसे शोल्डर और एल्बो जॉइंट पे साथ में मूवमेंट करने से लैटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ज्यादा ट्रेन होगा। ये काम भी हम ही को करना पड़ेगा। पहले हम एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जो लैटरल हेड हमारा मसल होता है वो ह्यूमरस बोन के पोस्टीरियर साइड से ओरिजिनेट होता है और अल्ना बोन पे जाके इंसर्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि लैटरल हेड सिर्फ और सिर्फ एल्बो जॉइंट को क्रॉस कर रहा है, न कि शोल्डर जॉइंट को। तो एल्बो जॉइंट पे जब भी हम कोई मूवमेंट करेंगे तो लैटरल हेड हमारा डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा, लेकिन जब हम शोल्डर जॉइंट पे कोई मूवमेंट करेंगे तो लैटरल हेड पे कोई भी डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होगा। रादर इट विल बी लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स जो कि शोल्डर जॉइंट को क्रॉस कर रहा है। तो जब भी हम शोल्डर फ्लेक्शन या फिर एक्सटेंशन में जाएंगे तो लॉन्ग हेड है जो कि डायरेक्ट इंपैक्ट होगा, न कि लैटरल हेड। जी सलाल ने एनाटॉमी सही प्रेजेंट किया था, बट उन्होंने कोई रिलेशनशिप ही नहीं एस्टैब्लिश किया कि कैसे शोल्डर और एल्बो जॉइंट दोनों पे साथ में मूवमेंट करने से हमारा लैटरल हेड इंपैक्ट हो जा रहा है। अब हम एक बायोमैकेनिकल पर्सपेक्टिव लेते हैं और ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या शोल्डर जॉइंट पे की हुई कोई भी मूवमेंट इनडायरेक्टली लैटरल हेड को इंपैक्ट कर सकती है। हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। क्लोज ग्रिप बारबेल बेंच प्रेस। इस टॉप पोजीशन में शोल्डर फ्लेक्शन में होता है और जो लॉन्ग हेड होता है ट्राइसेप्स का वो शोल्डर जॉइंट को क्रॉस कर रहा होता है। तो इस वक्त वो लेंथेंड पोजीशन में है। जब भी हम बारबेल को बॉटम रेंज ऑफ मोशन में लाएंगे तो जो लॉन्ग हेड है वो रिलेटिवली शॉर्टन पोजीशन में हो जाएगा। एंड दिस इज अ फैक्ट दैट ड्यू टू लेंथ टेंशन रिलेशनशिप, जब भी कोई मसल फाइबर अपने ऑप्टिमल पोजीशन से शॉर्टनिंग में आता है तो उसका एक्टिव टेंशन जनरेशन कैपेसिटी रिड्यूस हो जाता है। सो इस बॉटम रेंज ऑफ मोशन में जो हमारा लॉन्ग हेड होगा उसकी एक्टिव टेंशन जनरेशन कैपेसिटी थोड़ी वीक होगी। नाउ हाइपोथेटिकली वी कैन मेक अ केस कि अगर बारबेल रॉड पे लोड बहुत ज़्यादा हुआ तो जो लॉन्ग हेड है हमारा वो सफिशिएंटली एक्टिव टेंशन जनरेट ना कर सके इस लोड को हैंडल करने के लिए। देन इन दिस केस nervous system may recruit another head of the triceps which are lateral head and the medial head. But the question is we don't know which heads are going to participate more. कौन सा हेड होगा वो ट्राइसेप्स का जो ज्यादा लोड हैंडल करेगा, जो ज्यादा टेंशन डेवलप करेगा और ज्यादा ग्रो करेगा। इस सलाल ने कि रैंडमली प्रोक्लेम कर दिया कि जब भी शोल्डर और एल्बो जॉइंट दोनों साथ में मूव करेंगे तो लैटरल हेड ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा। बट हमने देखा इन रियलिटी वी डोंट नो कि नर्वस सिस्टम किस हेड को ज़्यादा पार्टिसिपेट कराएगा, हमें कोई भी आइडिया नहीं है। तो हमने एनाटॉमिकल और बायोमैकेनिकल दोनों पर्सपेक्टिव से देखा कि हम ये प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि जब भी शोल्डर और एल्बो जॉइंट पे साथ में मूवमेंट होगा तो लैटरल हेड ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा। सो दिस वाज थर्ड मिस्टेक ऑफ जी सलाल। नाउ लेट्स शिफ्ट टू फोर्थ मिस्टेक। पूरे वीडियो में जी सलाल ने दो फ्रेजेस सबसे ज़्यादा बार यूज़ किया है। पहला लैटरल हेड का ज़्यादा एक्टिवेट होना, दूसरा लैटरल हेड का ज्यादा काम करना, मतलब ज्यादा ग्रो करना। आपका लेटरल हेड थोड़ा ज्यादा एक्टिवेट हो, मसल एक्टिवेशन होता है थोड़ा सा ना, बेटर एक्टिवेशन आता है, ये ज्यादा काम करने लगेगा।
लेटरल ज़्यादा काम करता है वहाँ, टारगेट ज़्यादा होने लगेगा। So essentially, जीत सलाल is making two different claims. First claim कि अगर शोल्डर और एल्बो जॉइंट पे दोनों पे साथ में मूवमेंट हुआ तो लैटरल हेड का एक्टिवेशन ज़्यादा होगा, और दूसरा क्लेम है कि अगर दोनों जॉइंट पे मूवमेंट हुआ तो लैटरल हेड का ग्रोथ ज़्यादा होगा। These two are very different claim, these two are very distinct claim, बिकॉज कि अगर मसल एक्टिवेट हो रहा है इट डजंट मीन कि वो हाइपोट्रोफी भी करेगा। पहले क्लेम से स्टार्ट करते हैं कि लैटरल हेड का एक्टिवेशन ज़्यादा होता है। ओके फाइन, वेयर इज द डेटा विच सपोर्ट्स प्रेफरेंशियल एक्टिवेशन ऑफ लैटरल हेड इन कंपैरिजन टू अनदर हेड ऑफ द ट्राइसेप्स? कहाँ है डेटा, कहाँ है लॉजिक? बट जीत सलाल डिडंट गिव एनी डेटा और लॉजिक इन सपोर्ट ऑफ दिस आर्गुमेंट। Even if some data exists which proves lateral head's activation, still it doesn't mean that there will be higher growth in lateral head. Usually muscle activation के claim को support करने के लिए लोग surface EMG डेटा को कोड करते हैं। मतलब कि अगर किसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते समय सरफेस EMG का एम्पलीट्यूड ज़्यादा आता है तो वो लोग ये इन्फर करते हैं कि मसल का एक्टिवेशन ज़्यादा हुआ है, और तो और मसल हाइपोट्रोफी भी ज़्यादा होगी, वो लोग ऐसा इन्फर कर देते हैं। लेकिन ये पूरा इक्वेशन समझने के लिए कि मसल एक्टिवेशन और मसल हाइपोट्रोफी दोनों में रिलेशनशिप क्या है, इसके लिए हमें एक चेन ऑफ इवेंट को समझना होगा, एक क्रोनोलॉजी को समझना होगा। तो जब भी हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है या फिर हमें अपने जॉइंट्स पे एक मूवमेंट क्रिएट करनी है, तो चीज़ें नर्वस सिस्टम से स्टार्ट होती हैं। इसमें पहला फेज आता है न्यूरल एक्साइटेशन का। जब भी नर्वस सिस्टम मैसेज आके भेजता है तो ये अल्फा मोटर न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसमिट होता है। एंड टेक्निकली स्पीकिंग इस न्यूरल एक्साइटेशन फेज में जो हमारा अल्फा मोटर न्यूरॉन होता है, इसमें एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है। एंड अगेन दिस इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल, विच इज नथिंग बट रैपिड ट्रांसिएंट चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ अल्फा मोटर न्यूरॉन। अब बारी आती है सेकेंड स्टेज की, जो कि है मसल एक्साइटेशन। ध्यान रहे, दिस इज मसल एक्साइटेशन नॉट मसल एक्टिवेशन। सो इस मसल एक्साइटेशन स्टेज में एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होगी और मसल फाइबर मेम्ब्रेन के अलॉन्ग ये ट्रांसमिट होती है, ये प्रोपोगेट करती है। एंड टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज ऑल्सो एन एक्शन पोटेंशियल, जो कि प्रोपोगेट करता है मसल फाइबर मेम्ब्रेन के अलॉन्ग। इसके बाद बारी आती है मसल एक्टिवेशन की। मसल एक्टिवेशन, दिस इज द मोस्ट अब्यूज्ड टर्मिनोलॉजी व्हेन इट कम्स टू मसल हाइपोट्रोफी। दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट एक्चुअली मीन्स। So Vygotsky in his paper defines muscle activation as relative binding of calcium ions to troponin molecules so as to facilitate cross bridging. Now to give you an intuitive understanding of what is muscle activation, simply हमें ऐसे समझना है कि muscle activation की जब भी बात हो रही है तो हम muscle fibers की बात कर रहे हैं। मतलब कि मसल फाइबर जो हमारे हैं वो कितना रेडी हैं एक्टिव टेंशन जनरेट करने के लिए। ध्यान रहे, अभी बात हो रही है कि मसल फाइबर कितना रेडी हैं, वो अभी एक्टिव टेंशन जनरेट नहीं उन्होंने किया है। इट्स जस्ट अबाउट हाउ रेडी द मसल फाइबर्स आर टू प्रोड्यूस एक्टिव टेंशन। इस स्टेज के बाद अगला स्टेज आता है हमारा टेंशन डेवलपमेंट का। सो फोर्थ स्टेज में मसल टेंशन डेवलप करता है, और इस टेंशन प्रोडक्शन में हम एक्टिव टेंशन को भी इंक्लूड करते हैं और पैसिव टेंशन को भी। अब हम एक ब्रॉडर व्यू लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था न्यूरल एक्साइटेशन से, फिर मसल एक्साइटेशन, देन मसल एक्टिवेशन, एंड देन फाइनली फोर्थ स्टेज जहाँ पे मसल टेंशन डेवलप करता है। एंड अगेन टेंशन इंक्लूड्स एक्टिव टेंशन एज वेल एज पैसिव टेंशन। अब बात आती है सरफेस EMG मशीन की, ये क्या करता है और ये कहाँ फिट बैठता है इन 4 स्टेजेस में। सो सरफेस EMG सिंपली एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है। मतलब जो भी मसल फाइबर लेवल पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डेवलप होती है और जो प्रोपोगेट होती है अलॉन्ग द मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर, वो उसको मेजर करता है। ये डेफिनेशन ही बता रहा है कि ये जो सरफेस EMG मशीन होगी वो मसल एक्साइटेशन स्टेज में बैठता है, नॉट इवन द मसल एक्टिवेशन। सो जब भी हम सरफेस EMG डेटा जब भी हमें मिले तो हमें ये इन्फर नहीं करना चाहिए कि ये मसल एक्टिवेशन को मेजर कर रहा है, रादर दिस मशीन इज मेजरिंग मसल एक्साइटेशन नॉट मसल एक्टिवेशन। विगोट्स्की ने अपने पेपर में ये बहुत साफ साफ लिखा है कि जब भी एक रिसर्चर सरफेस EMG डेटा को मेजर करे, जब भी इसको ऑब्जर्व करे, तो उसे मसल एक्टिवेशन का नाम न दे, सिंपली बिकॉज कि जो सरफेस EMG मशीन है वो मसल एक्साइटेशन को मेजर कर रही है, नॉट मसल एक्टिवेशन। So there is a clear cut difference between muscle excitation and muscle activation. We have to maintain this boundary. So हमने देखा कि
कि जो सरफेस ईएमजी का डेटा है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है मसल एक्टिवेशन से, तो फॉरगेट हैविंग अ डायरेक्ट वन ऑन वन रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस ईएमजी डेटा एंड मसल हाइपोट्रोफी। कमिंग टू द लास्ट बिट, मसल हाइपोट्रोफी। सो मसल हाइपोट्रोफी अचीव करने के लिए प्राइमरी मैकेनिज्म होता है मैकेनिकल टेंशन। मतलब जब मसल फाइबर टेंशन प्रोड्यूस करते हैं, मैकेनिकल टेंशन, तब जाके मसल फाइबर का साइज बड़ा होता है एंड वी कॉल इट एज मसल हाइपोट्रोफी। दिस टेंशन प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल लेंथ टेंशन रिलेशनशिप, मसल आर्किटेक्चर, physiological cross sectional area of the muscle and also the contractile history of the muscle fibers। तो हमने जी सलाल के पहले क्लेम से स्टार्ट किया था कि लैटरल हेड का एक्टिवेशन ज़्यादा होता है जब हम शोल्डर और एल्बो जॉइंट पे साथ में मूवमेंट करें। तो हमने देखा कि हमारे पास कोई डेटा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। एंड अगेन कोई ये बोले कि सरफेस ईएमजी का डेटा ज़्यादा आ रहा है किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज से, तो अगेन सरफेस ईएमजी का डेटा डजंट मीन कि देयर इज मसल एक्टिवेशन ऑफ अ पर्टिकुलर मसल। कमिंग टू द सेकेंड क्लेम ऑफ जी सलाल, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि लैटरल हेड में ग्रोथ ज़्यादा होगा अगर हम उनकी दी हुई 3 एक्सरसाइजेस करें। टू एस्टैब्लिश द हाइपोथेसिस दैट देयर एग्जिस्ट प्रेफरेंशियल हाइपोट्रोफी इन लैटरल हेड ओवर अनदर हेड्स ऑफ द ट्राइसेप्स, वी नीड लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, जहाँ पे एक लंबे समय के बाद हम ये मेजर कर सकें कि लैटरल हेड में ग्रोथ कितना हुआ है। बट जी सलाल ने न ही कोई लॉजिक दिया, न ही कोई एविडेंस दिया कि क्यों लैटरल हेड ही ऐसा हेड है जो कि जिसमें ज़्यादा ग्रोथ हो सके।